इस वक्त बहुत अहम शख्सियत, बहुत अहम ओहदे पर जिनको बहुत डिस्कस किया जाता है, जिनके बारे में बहुत कम मालूमात है, जनरल फैसल नसीर। बहुत करीबी दोस्त उनके, जो उनकी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। एक स्कैंडल है रोटरी का, रोटरी किस तरह काम करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसका परसेप्शन ठीक है, गलत है, क्या है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जनरल फैसल नसीर जब कराची में ब्रिगेडियर की हैसियत से तैनात थे, उस दौरान उन्होंने क्या क्या किया, आइए सुनिए इस इंटरव्यू में। सीएम का किसी वजीर इनसे सपोर्ट की बात की, या सिर्फ आप इसी साइड पर रहे कि भाई कमांडर ब्रिगेडियर फैसल नसीर साहब हों, मेजर जनरल साहब हों, कोस्ट गार्ड के जनरल साहब हों? सिक्योरिटी करना रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है और इन्होंने हमेशा प्रूव किया। आप तो जनरल फैसल नसीर भी राब्ते में आपके साथ? नहीं, मतलब अब भी आप कोई किसी चीज़ पे ले लेना, डोंट वरी अबाउट इट। ज़्यादा इनकी पॉलिटिक्स को समझता नहीं हूँ ना। सियासत के अंदर तो आप बड़े, बस वो कोविड की वैक्सीनेशन से पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा सवाल, माइंडसेट को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया भर में भी कोई ऐसे सवाल नहीं हुए। ये हमारी एजुकेशन का मसला है ना। रोटरी का मतलब 3-4 नाम पाकिस्तान में आते हैं, उसमें डॉक्टर फरहान ईसा का नाम फौरन आ जाता है। पाकिस्तान में ये चंद एलीट लोगों का इदारा है, इसलिए कि देखें, लोग समझते हैं कि ये नो गो एरिया है। फरहान ईसा ने ईसा लेबॉर्ट्री इस नेटवर्क को बहुत बड़ा बना दिया। पैसा था लगाया और बिजनेस बनाया, या कोविड से बहुत पैसा बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज खान। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, शायद बहुत कम लोग पाकिस्तान में इस सतह के हों जिन्होंने इतने सारे शोबाजात के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया हो, और बहुत सारे तो ऐसे शोबे शायद उनके मुकाबले में कोई पाकिस्तान में होगा भी नहीं। मैं बहुत लंबा तारुफ नहीं करवाता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमात उन्होंने अंजाम दी। और अगर पाकिस्तान में 2-3 लोगों का नाम लिया जाए कि कोविड में जिन्हें सदारती तमगा मिलना चाहिए था, एजाज़ मिलना चाहिए था, तो उनका नाम पहले नंबर पर होना चाहिए था। मुझे अफसोस है कि नहीं मिला, और मेरी इस इंटरव्यू के तवज्जुह से कोशिश भी होगी। इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही है कि जिन हीरोज़ को रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आप भी एग्री करेंगे हम जब गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फील्ड के अंदर वो काम करते हैं जो उनकी शख्सियत से लगता नहीं है। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे शोबों के अंदर जहाँ यूथ इन्वॉल्व है, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। शायद ही कोई शोबा ऐसा मौजूद हो जिसके अंदर वो उस बॉडी या उस एसोसिएशन, फेडरेशन, फाउंडेशन के साथ आप मुंसलिक ना हों। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। लगता ये था कि खाली वो जो ईसा लेबॉर्ट्री है, वो आप इतने बिजी वहीं रहते हैं, और वो हर जगह हर 2-4 गलियों के बाद नज़र आती है। उसका कलर बहुत ब्राइट है, नज़र आता है कि बहुत, और लेकिन पता ही चला कि आप तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप यूथ, स्काउट्स, रोटरी, घोड़ी भी दौड़ा रहे हैं, तो फिर आप पूरे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी करियर के अंदर रही हैं। ऐसे कैसे फरहान ईसा कैसे यहाँ तक पहुँचे? कहाँ आपकी एजुकेशन रही? कैसे आपने ये चीज़ें संभाली? फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर गए, फिर आपने सरकारी जॉब छोड़ दी, और वो भी 20 ग्रेड के अंदर जहाँ पे लोग माल बनाना शुरू करते हैं। आपने वो वाला स्किल छोड़कर आप इस साइड पर आए। नहीं, थैंक यू सो मच जी। पहले मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि आपने इनवाइट किया, क्योंकि हम तो हमेशा आपके प्रोग्राम्स देखते थे और देख के ही बहुत खुश होते थे। आज तो आपने बुला लिया, आपकी मेहरबानी है। ये स्कूलिंग हमारी मेरी हुई सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से, और सेंट पैट्रिक उस ज़माने में बहुत ही डिसिप्लिन स्कूल था, और डिसिप्लिन के लिए केने भी पढ़ी, और आई थिंक वो केन्स हैं जिन्होंने हमें सीधा रखा, और बहुत ही अच्छा थे हमारे फादर्स। मिशनरी स्कूल्स में अभी भी कहता हूँ आर वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वो इनकम जनरेशन स्कूल्स नहीं है। उसके बाद फिर आई वेंट टू आदमजी साइंस कॉलेज, और उसके बाद टू डॉ मेडिकल कॉलेज। तो बड़ा इलस्ट्रियस कैरियर रहा, और डॉ मेडिकल कॉलेज का हाउस जॉब ख़त्म करने के बाद प्रोविंशियल सर्विसेज में चले गए, और फिर मौका मिला सर्व करने का। तो बड़ी सीधी सादी सी लाइफ थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से हमें ना हर चीज़ में इन्वॉल्व रखा कि आप स्पोर्ट्स में भी जाएं। तो हम सब बहन भाई टेबल टेनिस खेलते थे, स्विमिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे। कराची आइट से हम और हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। आई थिंक दैट हेल्प्ड। और मैं हमेशा बच्चों को भी यही समझाता हूँ, सबको कहता हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ाई भी कराओ, ग्रेड्स तो इम्पॉर्टेंट हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ऑल राउंडर होना चाहिए।
सोशल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स में आप जाते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपके दोस्त फिटनेस है, बल्कि आपके दोस्त बनते हैं, आप अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से मिलते हैं और एक सर्कल सा बनता है। आई थिंक कि जितना हम पेरेंट्स से सीखते हैं उससे ज़्यादा अपनी कम्युनिटी से, अपने दोस्तों से, अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें हर किस्म के लोग होने चाहिए। उसके बाद बाहर जाने का भी मौका मिला जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑल्सो, और वहाँ से हमने बड़ी चीज़ें सीखी। और आप देखिए ये जो इंटरनेशनल जो बॉन्डिंग्स हैं कंट्री टू कंट्री की, और मैं बड़ा हार्वर्ड आप स्कॉलरशिप पे गए? जी, विच ईयर? ये इट वाज 2008 एंड 9 में गया, वापस आया। जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग हुई वो एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल पे हुई, और वो फिर कोविड के ज़माने में काम आई, और जिसमें जो रिकॉर्ड बनाया फैज़ल हम लोगों ने कि जो आर्मी की लीडरशिप में पहला पाकिस्तान का एक्सपो सेंटर गुलशन में जो कोविड सेंटर स्टार्ट हुआ, उसका शुरू में नाम था फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची, जिसमें बाद में आईसीयू भी बना। जो रिकॉर्ड है कि 6 दिन में एक्सपो सेंटर आर्मी की लीडरशिप में जो है वो कन्वर्ट हुआ इनटू आइसोलेशन सेंटर, और डॉक्टर ईसा लैब ने शुरू में ही उसमें अंदर लैब सेटअप करी और उसको चलाया, और उसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो दुनिया में रिकॉर्ड है, जो लोगों को नहीं पता, मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, मैं, जेनिटर्स जो काम कर रहे थे, जो वहाँ पे स्काउट्स काम कर रहे थे, रेड क्रेसेंट के लोग, डॉक्टर्स, आलमगीर वेलफेयर, सैलानी, जेडीसी जो खाना सप्लाई कर रहे थे, बेताशा सैटरडे वेलफेयर ग्रुप, बेताशा ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व में थी, किसी एक को भी जो अंदर काम कर रहे थे कोविड नहीं हुआ। और ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि इंटरनेशनली जो एक्लेम का होना भी चाहिए और रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि जो भी बाकी बेताशा ममालिक में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब जो है ना उनको कोविड हुआ और दे गॉट सिक। और क्यों ऐसे? क्या था, ऐसा क्या था? मैं तो सबसे यानी कि आप कह रहे हैं एक्सपो सेंटर के अंदर जितना बड़ा कोविड का सेंटर लगा, किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल स्टाफ को, किसी वॉलंटियर को कोविड नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, एक को भी नहीं हुआ, एकदम बहुत लंबे महीने तक। जी, यही तो कमाल है। और इसमें हुआ ये था, एक तो आर्मी का डिसिप्लिन था, दूसरा जो हम लोगों की ट्रेनिंग्स थी, आसान भी इन्वॉल्व था उसमें। वो जो ट्रेनिंग थी जो हमने थैंक्स टू द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो हम करके आए बाहर से, वो हमने इम्प्लीमेंट करी यहाँ पे। तो अमेरिका के अंदर तो बहुत जी, तो वो, लेकिन उसमें आर्मी का डिसिप्लिन था ना, कि ऑप्शन देखिए होता क्या है कि बहुत सारी डेथ इसलिए हुई कि आप मास्क पहने, आप केयरलेस हो गए, केयरलेस होना शुरू हो जाते हैं जब आप रूटीन में एक आ जाते हैं। बट आर्मी हमारी इतनी वेल डिसिप्लिन्ड है कि ना वो खुद रिलैक्स हुई, ना उसने किसी को रिलैक्स होने दिया। और ये वो इंस्टीट्यूशन बना पाकिस्तान का जिसके अंदर टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े, खाना, यानी सोचिए पेशेंट का इतना ख्याल होता था कि मैं हैरान हूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब को, जनरल साहब से कहता था कि इट्स अमेजिंग, क्योंकि कभी कभार कोई कह रहा है कि मुझे चाइनीज़ खाना है, कोई कह रहा है मुझे मीठा ये वाला खाना है, और आर्मी जो है वो इसको कोशिश करती थी, हमसे भी कहती थी, दूसरे दोस्तों से कहती थी कि यार ये चीज़ हमें डोनेट करें आप, और वो सब वॉलंटरली करते थे और खुशी खुशी, और इतना ख्याल होता था। और अगर आज भी आप डेथ रेट निकालें वहाँ का और रिकवरी रेट निकालें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर पाकिस्तान में सब लोग कनेक्ट हो जाएं फॉर अ कॉज, तो पाकिस्तान को तरक्की से या खुशहाली से या आगे बढ़ने से या वर्ल्ड सुपर पावर बनने से जो दुनिया में गुट करे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, फरहान ईसा ने ईसा लैब लेबॉर्ट्री इस नेटवर्क को बहुत बड़ा बना दिया। अब कोविड से बहुत पैसा बनाया या पैसा था लगाया और बिजनेस बनाया? नहीं, ऐसा बेसिकली पैसा क्या बनाया, मतलब इस सेंस में कि कोविड में अगर हमने, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि डेफिनेटली हम लोग वन ऑफ द पायनियर्स से जिन्होंने कोविड टेस्टिंग स्टार्ट की, बट हमने कंट्रीब्यूट भी किया एक्सपो सेंटर में, तो लगाया भी, आपको अंदाज़ा है। तो आई थिंक कि देखिए बेसिकली हमने स्टार्ट किया और क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए। मेरे फादर ने ये लैब स्टैब्लिश की थी, वो यूएस से ट्रेंड आए पाकिस्तान, और नहीं इसलिए सिर्फ आए थे कि अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। और अभी भी हमारा यही एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने काम के साथ साथ अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। और हम ब्रांचेस भी बहुत सारी इसलिए भी खोली हमने कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें हम लोग, क्योंकि आपको पता है एक लेवल के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे हम ज़रूर हैं कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ब्लेस किया हुआ है, और ये सब अल्लाह का करम है। सबसे बड़ा पैशन इस वक्त हुआ है लेडीज़ को एम्पावर करने का, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम विमेन को
मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं। 1700 से ज़्यादा लड़कियां ट्रेन हो चुकी हैं। अभी कस्टम्स में ये कोई एसोसिएशन है, कोई ग्रुप है, क्या है? कैसे बच्चियों को, खवातीन को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं, कैसे? नहीं, हमने हायर किए हुए लोग जो कि आपके पास क्या? जो मोटरसाइकिल चलाना सिखाती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्लब्स बना लिए, बहुत सारी लड़कियों ने खुद भी शुरू कर दिया। इसमें जी चौधरी इफ्तिखार साहब डीजी रेंजर्स थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अब वो इस्लाम पिंडी पोस्ट हो गए। ब्रिगेडियर जनरल फैसल नसीर साहब ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। मैं आपको बताऊं, जब वो एज यहाँ पे एज अ ब्रिगेडियर पोस्टेड थे सिंध के अंदर, तो जहाँ उस ज़माने में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। दो चीज़ों की मैं उनकी, जनरल फैसल नसीर जो है मोटरसाइकिल बच्चियों को सिखाने वाली कैंपेन का हिस्सा रहे। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे रहे। वो इस तरह से रहे कि वो यहाँ पे ज़ाहिर काम कर रहे थे। दो चीज़ों में मैं उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी मैं अप्रिशिएट करूँगा। पहली ये थी कि इफ्तिखार शिलवानी 30 साल के बाद कमिश्नर कराची मैराथन करा रहे थे, और मैराथन ऑर्गेनाइज, और हम ईसा लैब उनको भी सपोर्ट कर रहा था। हमने 250 वॉलंटियर्स उनको दिए, और इफ्तिखार शिलवानी जो हैं वो मतलब बहुत उनके एफर्ट्स से पहली मैराथन और फिर दूसरी, तो फिर तो वो रेगुलर अफेयर हो गया। लेकिन जब पहली मैराथन हो रही थी तो बहुत डर था कि कुछ मसला ना हो जाए, ये ना हो। हमारे तो देखिए ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतने मुल्कों ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। और मैं अप्रिशिएट करूँगा उस वक्त ब्रिगेडियर फैसल नसीर साहब को, कि ब्रिगेडियर फैसल नसीर साहब ने कहा कि डोंट वरी अबाउट दिस एस्पेक्ट, बस अच्छा, दैट वाज इट, रेस हो जाएंगे बस, दैट डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, वो दिन था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खुल के काम भी किया, और सारी चीज़ें करी। दूसरा ये हुआ था कि जब हम पहली, फिर आपसे में आपके साथ अब तो जनरल फैसल नसीर अब राब्ते में है, मतलब अब भी आप कोई किसी चीज़ पे ले लेना, डोंट वरी अबाउट इट। कोई एक पाकिस्तान के मसले मसाइल के अंदर नहीं, आई थिंक इफ ही इज देयर तो आई थिंक मसले मसाइल तो बेहतर हो। अच्छा, पाकिस्तान के मुस्लिम, मैं अब ज़्यादा इनकी पॉलिटिक्स को समझता नहीं हूँ ना, और आपकी तरह मैं वाइज भी नहीं हूँ। अच्छा, अरे सिद्ध के अंदर कोई गांव नहीं है जहाँ फरहान भाई का दोस्त था, कोई वडेरा फैमिली नहीं जहाँ इनका दोस्त था, कोई सैयद घराना ऐसा नहीं जहाँ आपका दोस्त था। सियासत के अंदर तो आप बड़े, बस वो ऐसी वो तो, लेकिन मैंने मैसेज पूछ दिया क्योंकि वो आप नहीं, वो मेरे से बियॉन्ड है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो उनकी तारीफ़ के हवाले से है, वो ये है कि जब हम पहली दफ़ा ये मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे ना, हम इसकी रैलीज भी निकाली था। साइकिलिंग मोटरसाइकिल जी, 150 लड़कियाँ, 250 लड़कियाँ ऑन अ बाइक। तो सारे बैक ऑफ द माइंड आपका यही होता है ना ख्याल। उस वक्त हमने निकाली थी ये साउथ में। GIG जावेद अकबर रियाज होते थे उस ज़माने में साउथ के, वो हेड है, वो इज़ ए डियर फ्रेंड ऑल्सो। तो उन्होंने कहा था यहाँ साउथ में तो मैं, लेकिन उससे पहले जो हमने रैलीज निकाली ना, वो नॉर्थ आज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, इस साइड पे निकाली। और फिर भी हमें ये था कि कहीं खुदा ना खासा कोई इंसिडेंस ना हो जाए। बेचारी बच्चियाँ भी हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है, वो 150 250 लड़कियाँ हैं वो निकाल रही हैं। और उसमें भी यही हुआ था कि ब्रिगेडियर फैसल नसीर ने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, एंड ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई नहीं, वरना तो मूवमेंट ही डेड हो जाती। और उसके बाद फिर DG रेंजर्स आ गए, चौधरी इफ्तिखार साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने, उनकी वाइफ ने, और इसको इनकरेज किया। देखिए मकसद ये है कि हमें इससे, और अभी बल्कि हम एक रैली भी निकालने वाले हैं उर्मारा की, बलूचिस्तान की पूरी कोस्टल लाइन में। राजा रब नवाज़ हैं आजकल कमांडर कोस्ट, और उसका कॉन्सेप्ट ये होगा इंशाल्लाह जब टाइम मिलता है और ये चीज़ें ज़रा सेटल डाउन हो जाए मुल्क की, तो उसमें ये होगा कि बलूचिस्तान की जो ब्यूटी है वहाँ की, वो भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। लोगों को ये पता हो कि हमारी वेमेन, अच्छा ये कभी मतलब नहीं है कि वो हमारे नॉर्म्स एंड कल्चर और मोरल्स को ख़राब करें, नेवर, नॉट अलाउड। मतलब डिसेंसी से, हमारे कल्चर के हिसाब से वो बहुत अच्छी बात है। और ये हम उनको ज़रूर ये बात बावर कराते हैं कि इससे आपका भी नुकसान होगा और आप इस चीज़ को मुश्किल में डाल देंगी। अच्छा, एक और चीज़ है हैरिस में, वैसे एक छोटी सी बात है, आप CM का, किसी वज़ीर का, किसी फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल का इनसे सपोर्ट की बात की, या सिर्फ आप इसी साइड पर रहे कि भाई कमांडर ब्रिगेडियर फैसल नसीर साहब हों, जनरल मेजर जनरल साहब हों, कोस्ट गार्ड के जनरल साहब हों, उसी साइड के ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी? मैंने पुलिस की बात भी की, जावेद अकबर रियाज की बात भी की, बल्कि अभी एडिशनल IG हो गए डॉक्टर जावेद ओडो साहब हैं, अमीर अली शेख हैं, अब्दुल खालिक शेख हैं। आई मीन दे ऑल डन देयर पार्ट। देखिए देन अगेन पॉलिटिशियन किसी नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली देखिए ना, सिक्योरिटी करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है। देखिए अगर हम कोस्टल लाइन पे जा रहे हैं तो कमांडर कोस्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जो कि डेट्रीमेंटल हो, कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए खुदा न खास्ता, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी? ये तो
इन्हीं के पास होगी। दैट्स द रीज़न। एंड और इन्होंने हमेशा प्रूव किया। लेकिन मैं ज़रूर और तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जब एक्सपो सेंटर पे मैंने देखा कि उस ज़माने में मैं बताऊँ, जनरल हुमायूं कोर कमांडर थे, जनरल अकील यूज्ड टू बी GOC, जनरल हुमायूं तो रिटायर हो गए, ज़्यादातर लोग रिटायर हो गए, जनरल अकील तो शायद हैं भी, और ब्रिगेडियर शहजाद होते थे। ये लोग 25 मैकेनाइज्ड डिवीज़न से थे, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह दिन और रात काम करके उसको इस्टेब्लिश किया, तो ज़ाहिर है मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन नो डाउट सिंध गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में जितना अच्छा काम सिंध गवर्नमेंट ने किया वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करने का और हेल्थ के हिसाब से और मैनेज करने का, दैट इज़ ऑल्सो फिनोमिनल। और बाकी सब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, क्योंकि हम तो पूरे पाकिस्तान में, तो इनका भी अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बताऊं, मैं एक और इदारे से मुंसलिक हूँ जिसका नाम है कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे मेंटली चैलेंज लोग, बच्चे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये वो बच्चे हैं कि हमारे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिनके पेरेंट्स इनका कोई ख्याल नहीं रखते थे, बोझ समझते थे, और ये बच्चे KVTC में जाके जो है वो इतने ट्रांसफॉर्म हुए कि उनको जॉब्स पे लगा दिया। कोई KFC में कर रहा है, कोई यूनिलीवर्स में कर रहा है, कोई ईसा लैब में भी कर रहा है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जिस वक्त कोविड में आके उनके फादर्स का बिजनेस बंद हुआ, दुकानें बंद हुई, ये जो डिफरेंशियली इनेबल्ड बच्चे थे, इन्होंने इनके सपोर्ट किया। और ये वो इदारा करता है जहाँ पे मैं अगेन मुराद अली शाह साहब की भी तारीफ़ करूँगा, इन्होंने काफ़ी उसको सपोर्ट किया। इसी तरह से हमारे दोस्त हैं JPMC के अंदर, हम रेडियोलॉजी एड फाउंडेशन है, साइबर नाइफ लगी, माशाल्लाह सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो आपका इसलिए मैं नाम लिया एक्चुअली कि जिसने अच्छा काम किया ना उसकी अप्रिशिएशन का एक अजीब हमारे मुल्क से, हाँ हमारे मुल्क में ज़रा अप्रिसिएशन के ऊपर हम जो है ना वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम। मेरा तो इस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि मैंने तो शुरू में आप सबसे पहले कहा कि आपको वो एजाज़ सदारती मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आप रोटरी के अंदर भी बहुत इन्वॉल्व है। लोग समझते हैं कि ये नो गो एरिया है। पाकिस्तान में ये चंद एलीट इस तरह के लोगों का इदारा है, वो वही पार्टीज करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, उनका कोई पाकिस्तान से इंट्रैक्शन, पाकिस्तानियों से इंट्रैक्शन, पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटीज़ से, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। आप चूँकि बड़े एम्बेसडर हैं बहुत सारी चीज़ों पे, रोटरी का मतलब 3-4 नाम पाकिस्तान में आते हैं, उसमें डॉक्टर फरहान ईसा का नाम फ़ौरन आ जाता है। क्या है रोटरी और क्यों इसके बारे में ये परसेप्शन है? हाँ देखिए, परसेप्शन ना, लोग हम लोग है ना, वो हर चीज़ के बारे में परसेप्शन होता है। अगर आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं तो इसका भी कोई परसेप्शन नहीं लेगा। तो हमारी तो एक सोच ऐसी हो गई है ना। मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की ना, उसने कहा कि यार हम लोग कहते हैं, मैंने एक साहब ने मुझसे कोई बात कही तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा तुम कैसे फरहान ये बात बिलीव कर रहे हो? मैं तो जब पहली दफ़ा किसी से मिलता हूँ ना तो -10 से शुरू करता हूँ, और फिर -10 से उसको 3 साल में 0 पे लाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं पॉजिटिव बनाता हूँ। मैंने कहा यार तो रिलेशनशिप बनाने में 10 साल लग जाएंगे। हाँ तो हमारी जो कौम है ना, अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी स्केप्टिकल हो गई है। तो ये एक तो पार्ट है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, हर जगह अच्छे बुरे लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अच्छे बुरे लोग नहीं होते? लेकिन ओवरऑल मैं रोटरी का आपको बताऊं, ये 1905 में बनी थी, 1905 में बनी थी, और ये दुनिया की ओल्डेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त रोटरी के 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं: मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, लिटरेसी एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस पे काम कर रही है, और इसमें $30,000 से ज़्यादा की ग्रांट्स अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम कर सकती हैं रोटरी से, और रोटरी उनको दिला सकती है। जिसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ। कोई भी NGO ले सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, कोई भी ले सकती है, और उसमें से 2 चीज़ों की ज़रूरत है। इन्हीं 7 सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई, साथ में आपको ग्रांट ज़्यादा बड़ी मिल सकती हैं, और हर चीज़ इन्हीं चीज़ों से अटैच। हाँ वैसे भी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में तो सब चीज़ें आ जाएंगी, और उसमें 2 चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत है कि भाई प्रोजेक्ट जो है वो ग्रांट ख़त्म होने के बाद सस्टेनेबिलिटी रहे, सस्टेनेबिलिटी, और दूसरा कम्युनिटी की नीड। ये नहीं कि मेरा दिल चाह रहा है, मतलब कम्युनिटी की वो नीड भी होनी चाहिए। रोटरी को अगर हम टैगलाइन दें, क्या है, इसको क्या है, 2-3-4 लफ्जों में क्या कहेंगे? नहीं, इट्स अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल। डोनर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट्स अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल। इसमें सब वॉलंटियर्स होते हैं, और जो रोटरी के पैसे हैं ना वो हम ही लोगों ने डोनेट किए होते हैं। वो रोटेरियंस ही डोनेट करते हैं, वो किसी से ग्रांट नहीं लेती, और वो फिर फर्दर ऑन लोगों को देती है, तो और इन एरियाज में देती है। पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन है रोटरी की, अगर 905 से शुरू है ये ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, रोटरी के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो बेसिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बल्कि 4 बिलियन प्लस तो सिर्फ पोलियो में डोनेट किया है। फॉर पोलियो एरेडिकेशन रोटरी इंटरनेशनल ने डोनेट किया है।
स्कूल्स चल रहे हैं जी, इंटीरियर में गाँव बने हुए हैं, ठट्टा में आप जाए रोटरी का गाँव बनाया हुआ है विलेज में। उसके बाद हर एक बंदा अपने लेवल पे छोटा या बड़ा काम कर रहा है। पार्टीज़ की जो आपने बात की ना, वो क्या होता है, फंड रेजर्स होते हैं। फंड रेजर्स क्या होता है कि, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, एनजीओज़ जो हैं वो फंड रेजर्स को यूज़ करती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम करती हैं। कोई कॉन्सर्ट करता है, उसका टिकट बेच के पैसे जनरेट करते हैं, तो कोई ना कोई तरीका होता है। और लेकिन रोटरी में दो चीज़ है, एक सर्विस भी है और फेलोशिप भी है, कि दोस्त मिल के काम करेंगे। और रोटरी में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन है। डाइवर्सिटी कैसे, कि रोटरी कहता है क्लब के अंदर एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, ये नहीं कि सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। आर्किटेक्ट होना चाहिए, दूसरे होने चाहिए। तो फिर आप तो कोई प्रोजेक्ट करते, अब देखिए अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करूँ आज और मैं कल बिजी हो गया तो प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा। लेकिन रोटरी में क्या होता है कि क्लब कर रहा होता है प्रोजेक्ट, तो उसमें आप अगर बिजी हो गए तो दूसरा इन्वॉल्व हो गया। आप अगर डॉक्टर हैं तो एक आर्किटेक्ट ने नक्शा डिज़ाइन कर दिया तो किसी ने अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी। इट्स बेसिकली अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द कम्युनिटी, दैट्स इट। तो सब इसको एंजॉय कर सकते हैं, सब इसमें मेंबर बन सकते हैं। इसका मेंबर बनने का तरीका क्या है? बस में यह है कि कोई भी रोटरी क्लब में आप जाएं और आप वहाँ पे अपने, अगर आपके वो के सिलसिले में आप आते हैं, समझ में आपको इनवाइट करेंगे, आप ज्वाइन कर लें उसको। और इसकी फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं, और हर हफ्ते, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भी करूँगा, एज ए स्पीकर भी आप आ सकते हैं, एज ए गेस्ट भी आ सकते हैं। तो उसमें मैं तो एक दफ़े स्पीकर मस्ट भी, उसमें मैं चाह रहा था कि रोटरी के बारे में जो परसेप्शन है उसको ज़रा अच्छी तरीके से फिर पर परसेप्शन ये कि रोटरी जी दूसरी है, बेतहाशा एनजीओज़ को हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है। और बेसिकली रोटरी कोई ऐसे नो-गो एरिया नहीं है, और अगर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। दैट्स सब यही कह सकते हैं। वो नो को एरियाज़ मुझे तो कोई नज़र नहीं आया ऐसे, और जो काम कर रहे हैं उनको भी नज़र नहीं आया तो ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स की बॉडीज़ में कोई ना कोई आपने ओहदा लिया हुआ है। आप आज के दौर में जब लोग बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं, दोस्तों से एक दूसरे से मिलना एक बड़ा मुश्किल, कराची में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है कराची में जिसकी वजह से, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से एक बार फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने शुरू में भी आपने बात की, कौन कौन से खेलों के साथ आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, और इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या गाइड करेंगे यूथ को कि वो खेलों की तरफ आए और कैसे आए? देखिए, मैं पहली बात समझता हूँ कि अगर आज एक आपको पैराडाइम बताऊँ, कि मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है ना, वो स्पोर्ट्स के थ्रू है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊँ। देखिए, क्यों है, क्या वजह है कि लोग, अभी कतर ने वर्ल्ड फुटबॉल चैम्पियनशिप कराई, क्या वजह है, क्यों इतनी मेहनत करी उन्होंने? या ममालिक जो हैं वो टेबल टेनिस के या बड़े बड़े क्रिकेट के ओलंपिक्स क्यों होस्ट करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं? अभी चाइना ने कोविड में किया। वाई डू दे डू दैट? एक्चुअली लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री स्पोर्ट्स की देखेंगे, उसके बहुत सारे वजूहत हैं। एक तो मैं आपको सबसे पहले लोकल वजह से स्टार्ट करता हूँ। लोकल वजह एक जो सिंपल सी लोगों को नज़र आती है, वो तो ये है कि फिज़िकल फिटनेस है, थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज करी, चेंज हो गया, आपके दोस्त बने, आपने कंपटीशन किया। मेरी नज़र में इससे 2-3 स्टेप्स और ज़्यादा है। जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं किसी भी इवेंट में, हमारे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। असल स्पोर्ट्स ये नहीं है कि आपने मुकाबला किया, असल चीज़ है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि अगर आप किसी से हार गए तो आप उसको मुबारकबाद दें, खुश हों, उसके लिए तारीफ़ करें कि उसकी बेहतरी क्या है, और फिर मेहनत करें, और मेहनत से उसको बीट करें, बिल्कुल बीट करें मेहनत से, ये नहीं कि गिरा के कल्चर। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैं चाहता हूँ कि बड़े हमारे बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे, कि जो उनको एक कंपटीशन का एक चैलेंज लेने का, और उसको प्रॉपरली एथिकली कैसे फेस करना है। ये नहीं कि कॉन्टैक्ट यूज़ करके, गिरा के, गीबत करके, व्हाटएवर। लेकिन इंटरनेशनली मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि इसलिए कि देखें, स्पोर्ट्समैन एक तो एम्बेसडर्स होते हैं, बाहर जाते हैं जब, लेकिन जब स्पोर्ट्स आप होस्ट करते हैं ना पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के अंदर, तो आप क्या मैसेज देते हैं? आप मैसेज नंबर 1 ये देते हैं कि आपको लोग विज़िट भी करें, आपको देखें, आए आपके मुल्क के अंदर। एक चीज़ ये मैसेज आता है कि सेफ्टी है। दूसरी चीज़ है इकोनॉमिकली पहिया चलता है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो रेस्टोरेंट्स पे भी जाएंगे, होटल्स पे भी जाएंगे, मर्चेंडाइज ख़रीदेंगे, बैट्स ख़रीदेंगे, बॉल्स ख़रीदेंगे, टी शर्ट्स ख़रीदेंगे। वो एक फीवर आ जाता है, पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं।
इस ओवरऑल इन्वायरमेंट से जो चीज़ जनरेट करती है वो ये करता है कि ये हॉस्पिटेबल मुल्क है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर वो लोगों से मिलते हैं कि जो उनका जो इम्प्रेशन है। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने रोटरी के थ्रू जितने फ्रेंड्स, जितने दूसरी एसोसिएशंस के जब एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं वो तो सरप्राइज हो जाते हैं कि जहन वन में नहीं होता। में तो ये इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान इज़ लाइक अफ़गानिस्तान की कोई ऐसी जगह जहाँ पे विमेन टॉलरेंस नहीं है, जहाँ के किसी को निकलने नहीं दिया जाता, गोली मार दी जाती है। जब वो कराची आते हैं, लाहौर जाते हैं, जितनी मेजर सिटीज़ में, फैसलाबाद, सियालकोट, वो देखते हैं बड़े बड़े क्लब्स हैं, टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, चेन्स हैं, शॉपिंग की जगहें हैं और लोग उनसे इतनी मोहब्बत से मिलते हैं। हर एक होस्ट कर रहा होता है, वेट कर रहे होते हैं, तो उनका इन्वायरमेंट, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, जो कि हमारी डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान का वो इमेज जो है ना वो इंटरनेशनली बना नहीं पाते। लेबर चीप है, सारे मौसम है, तो जब वो आते हैं तो फिर वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर्पजेस से भी वो कर सकते हैं, और जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वो पैराडाइम डेवलप कर रहे हैं। क्रिकेट के अलावा हम स्पोर्ट्स को, सारे दूसरे स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के पास पहले ही बहुत स्पॉन्सरशिप्स है। और मैं समझ रहा हूँ कि क्रिकेट के साथ इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप हो गई है, या मीडिया का एयर टाइम हो गया है, कि उसने क्रोकोडाइल की तरह सारे अदर स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्समैन को गैल्वनाइज कर दिया है। अगर आज आपसे पूछें किसी से कि हॉकी का कैप्टन कौन है, जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, तो किसी को पता ही नहीं होगा, तो ये तो हाल हो गया है। सो हमने इन सब चीज़ों को इनकरेज करना है। दूसरा, सिर्फ बॉयज़ यूथ नहीं, वेटे जो हमारे सीनियर्स हैं, आपको पता है कि आजकल उम्र जो है, क्योंकि डायग्नोस्टिक्स आ गई हैं, मैं हूँ उसके अंदर, पहले से पता चल जाता है किसको शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, क्या प्रॉब्लम है, दवाइयाँ आ गई हैं, तो लॉन्जिविटी हो रही है। अब लोग बड़े जो हैं 85 साल तक भी जा रही हैं, जो लोग अपना ख्याल करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। अभी मैंने ईसा टेबल टेनिस टूर्नामेंट कराया, उसमें 50 ईयर्स प्लस भी, 60 ईयर्स लोग भी खेल रहे थे। और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ानी है, क्वांटिटी सिर्फ नहीं करनी है, और हैप्पी इंडेक्स लेके आना है। होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपको हैप्पी रखते हैं, स्ट्रेस को भी बेहतर कॉम्बैट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो लोग हमेशा एक्सेल करते हैं जो कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, फिर क्या है, अब क्रिकेट को ले लें। अब क्रिकेट का इवेंट हो रहा है, ज़ाहिर है टिकट बिक रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ गए, उन्होंने पैसे दिए, उनकी मार्केटिंग हो रही है, फिर उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। जब उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी, उनकी फैक्ट्री ज़्यादा काम करेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, सारा एक सर्कल चलता है। तो वो गार्डनर्स आ गए, टिकट बिक रहे हैं, स्पॉन्सर, मतलब सो इट्स अ होल पैराडाइम। इसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए इट्स नॉट ओनली एक्सपोर्ट, इट्स ये सारी चीज़ों को हमें सोचना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट में भी अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नूर हैं, ऑर्थोपीडिक्स के बहुत मशहूर सर्जन हैं, हड्डियों के, पूरे जाने दुनिया में मशहूर है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, समान शिफा फाउंडेशन, विच इज़ के कोविड में लॉकडाउन लग जाते हैं, अभी एनसीज नहीं खुल रही, गवर्नमेंट पता नहीं जैसे भी मैनेज कर रही है, सामान आ नहीं पा रहा, तो वो चाह रहे हैं कि हेल्थ प्रोडक्ट्स वो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनाए। और आपको बताओ, आप अमेज्ड हो जाएंगे कि ऐसा कोई भी वेंटिलेटर, सीटी स्कैन्स, एमआरआई, ऑपरेशन टेबल्स, स्टैंड्स, हार्ट के पम्प्स, हर चीज़, ऐसे लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स जो पाकिस्तान में बना रहे हैं, जिनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए। तो पाकिस्तान की सारी ज़रूरियात हम ये वैसे नहीं बना सकते हैं। जब भी क्राइसिस आता है तो अपॉर्चुनिटी निकलती है। अब पाकिस्तान में अगर ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो भी हेल्थ से मुतालिक इक्विपमेंट्स हैं, वैसे बनती हैं बहुत सारी, सियालकोट के अंदर जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी कितनी साल में कितनी ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। हमारी आबादी तो देखिए ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बढ़ती जा रही है। और जो है वो बड़े फ़नी इंसिडेंट्स है। दो चीज़ें मैं इस पर बात करूँगा इसके बाद। वो तो पहले आप इस सवाल को ख़त्म करें, तो वो तो ये है कि ये बड़ी चीज़ें नहीं बन रही, टूल्स बन रहे हैं। देखिए, जैसे वेंटिलेटर्स हो गए, हार्ट बन सकते हैं, बन रहे हैं, लेकिन उसको अब इस तरह का बनाना चाह रहे हैं हम कि इनको सपोर्ट करके विद यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, अकेडमिया लिंकेजेस करके कि वो जो है पाकिस्तान में भी बने और हम एक्सपोर्ट कर सकें। कब तक हम सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते रहेंगे? वो भी करना चाहिए, फिनिश गुड्स, वो बहुत सलाम है उनके ऊपर, बट वी नीड टू हैव अदर एवेन्यूज़ ऑल्सो। तो ये आबादी की बात करता जाऊँ, दो चीज़ें आपको बताऊँ। ये ना, जैसे अब आप देखें ना, कुछ चीज़ें हमारे बीमारियाँ ना मुल्क से ख़त्म करना भी बड़ा ज़रूरी है, जिनमें से एक पोलियो है। अगर आप देखेंगे, मैं बैच भी पहना हुआ है इन पोलियो नाव का। अच्छा, पोलियो के बारे में भी इसमें फ़नी ना कि, और जो मैंने कोविड वैक्सीनेशन पे भी बात आई, तो अगर आपकी इजाज़त से मैं प्रोग्राम में प्लीज़ कहिए। यकीन माने हमारा माइंडसेट क्या है, खुदा की कसम। आपको पता है, जब कोविड वैक्सीनेशन आई
जो हम ईसा लैब सारी कोविड वैक्सीनेशन आज तक हम सब फ्री लगा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है, और वो सब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी देना कि फाइजर मॉडर्ना सारी चाइना से भी आ रही हैं माशाल्लाह, वो सारी हम लगा रहे हैं डे 1 से फ्री। यकीन माने देखिए, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। माइंडसेट ये है हमारा, वैक्सीनेशन पे आबादी के हिसाब से मैं ज़रा जोड़ के बताना चाह रहा था। वैक्सीनेशन के बारे में आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा, इंक्लूडिंग पोलियो और कोविड, कि यार ये वैक्सीनेशन करने से, कोविड वैक्सीनेशन करने से मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे। अगलों के लिए बाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पीछे आते जाएं। जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, मुझे स्ट्रोक का अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरी आंखें तो खुदा ना खास्ता अंधी नहीं हो जाएंगी, मेरे बोलने की ताकत तो नहीं चली जाएगी, मेरा दिल की धड़कनें तो नहीं बंद हो जाएंगी, इससे मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा, मेरा लिवर तो नहीं फेल हो जाएगा, मैं किडनी स्टोन है वो तो मसला नहीं हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एक ही परेशानी है, पूरे 2 साल 3 साल में एक ही सवाल पूछा गया है कि मेरे बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या मेरी बेटी के बच्चे हो सकते, यानी कि चलो ठीक है। यानी कोविड की जितनी वैक्सीनेशन है, कोविड की वैक्सीनेशन से पाकिस्तानियों का सवाल, सबसे बड़ा सवाल इनफर्टिलिटी है। यार खुदा की बंदे, अगर आप चाहो तो चलो ये पूछ लो, चलो ये भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी नहीं है, बट ये बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स, वो भी पूछे, मैं पूछ लेना कि भाई कुछ आके ठीक तो नहीं, आके तो नहीं, मेरा बाल तो नहीं चले जाएंगे। हाँ वो तो भागने की सलाहियत है। हाँ भागने की तैयारी। अच्छा, मतलब दुनिया भर में भी कोई ऐसे सवाल नहीं हुए? नहीं, पर ये पाकिस्तानी, और यही वजह है इंडिया में भी ऐसे सवाल नहीं हुए, इंडिया में भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान, ये हमारी एजुकेशन का मसला है ना, लिटरेसी का। मतलब यूरोप में भी ऐसे सवाल नहीं हुए, थोड़ा बहुत 1%, यहाँ पे 101 हुए। और आपको पता हो कि पोलियो के बारे में भी यही है कि पोलियो का वैक्सीन इसलिए नहीं पिलाएंगे कि बच्चे, मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, ये सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो की बेटी को पिलाया गया था, आसिफा भुट्टो ने सबसे पहले कैंपेन चली, अब तक वो एम्बेसडर भी हैं जी। और आप उसके बाद से कितनी बच्चियों के बच्चे पैदा हुए हैं, और बच्चों के बच्चे पैदा हुए हैं, इतनी आबादी बढ़ जाती है जितनी पोलियो सबको पिलाई जा चुकी है। तो पहली बात तो ये आप रिकॉर्ड में देख लेना कि ये तो काम ही नहीं कर रही, इसका मतलब है उस लिए अगर वो एंगल है, बल्कि मुझे तो लग रहा है आजकल सीरियसली लग रहा है कि उल्टा काम कर रही है, शायद आबादी बढ़ा रही है। तो अब पोलियो में हमारे मुल्क से रेडिकेट होना चाहिए कि सिर्फ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, 2 ममालिक रह गए जिसमें ये एंडेमिक है। जब तक कि हम ये कम्युनिटी सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और हम अपनी लेवल पे लोगों की आगाही नहीं करेंगे जैसे आप कर रहे हैं माशाल्लाह, तो जब तक ये चीज़ें नहीं निकलेंगी। उससे पहले वाली जो बात हो रही थी, तो हम ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और अकेडमी लिंकेजेस बनाएं। अब मेरा एक और बड़ा, मेरा एक कॉइन किया हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि ये तो PhDs होती रहती हैं, आपने सुना ना कितनी यूनिवर्सिटीज़ PhDs कराती हैं, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दोज PhDs? मेरी गुजारिश ये है कि हमें करना चाहिए कॉन्सेप्ट इनवॉइस, आइडिया टू इनवॉइस, सो दैट कि हम PhD ऐसी चीज़ में करें जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू हो, जिससे हम अपने मुल्क का भी फ़ायदा कर सकें या जॉब एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकें, हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकें, हम यानी रिसर्च का फ़ायदा ऑब्जेक्टिव कर सकें। अगर हम ये कर रहे हैं कि मक्खी के पर जो है उसमें कि बाल कितने हैं, उसमें कौन सी जीन इन्वॉल्व है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कन्वेंशनल PhDs। लेकिन जिस मुल्क, तो हमें जो है ऐसी चीज़ों में PhDs करना चाहिए। और मैं आपको जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो, R&D में और मेरी गुजारिश इंडस्ट्री से भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्री तो कभी कॉर्पोरेट तो इन्वेस्ट नहीं करती ना जब तक उसका फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा है, आपको कोई चीज़ चाहिए, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हायर करें ना वे, और उनके जो स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं उनको फंड करें फॉर योर प्रोडक्ट, कि मुझे इसका ये सोल्यूशन चाहिए। लेट देम थिंक अबाउट इट एंड गेट अ प्रोडक्ट डन एंड डू द PhD इन दैट प्रोडक्ट। और अब काफ़ी बाहर के ममालिक में आप जाएंगे ना, कोई चीज़ एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, इंस्टेड ऑफ हैविंग देयर ओन R&D, वो यूनिवर्सिटी में उनका फ्लोर्स है R&Ds के। ये कॉन्सेप्ट हमें लेके आना है, ऐसा लेके आना है कि पाकिस्तान सारी चीज़ें अपनी यूज़ के लिए भी बनाए। और वो बहुत अच्छा आइडिया। प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी बातें आपसे हो सकती हैं, बहुत सारी बातें आइंदा भी करेंगे। गुजारिश ये करूँगा कि मतलब हमें पैट्रियाटिक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पॉलिटिशियंस भी इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बिजनेसमैन भी इंपॉर्टेंट है, हमारी कम्युनिटी भी, हमारी आर्म फोर्सेस भी, हमारी जुडिशरी भी, और सारे इंस्टीट्यूशंस, सब इंस्टीट्यूशंस की एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हर एक किसी को अपनी लेवल्स भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे को टॉलरेंस होनी बड़ी पाकिस्तान में ज़रूरी है। आई थिंक अगर कोई चीज़ होनी चाहिए वो टॉलरेंस होनी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। जो आने वाले लोग हैं जो एजुकेशन अपनी मुकम्मल कर रहे हैं और कदम रखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में,
उनके पास पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको फॉलो करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टर, बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर फरहान ईसा की है। बहुत सारे सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। इन द एंड में इनकी सीवी भी आपसे इजाज़त लेकर शेयर करूंगा कि बहुत सारे शोबों के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। मैं आइंदा भी आपको दावत दूंगा और मेरी ख्वाहिश और कोशिश रहेगी कि यूथ को वो जो गाइड करने वाला प्रोसेस है ना, उसके अंदर आप जिस तरह से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहते हैं, इस तरह से मीडिया में भी इन्वॉल्व रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।